नमस्कार दोस्तों। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इस वीडियो में हम इसके प्रकार, संरचना, कार्य और महत्वपूर्ण उदाहरणों को आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला। मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 मुख्य ऊतकों में से यह एक है। इसका सबसे मुख्य काम हमारे शरीर के अलग अलग अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं को आपस में जोड़ना, उन्हें सपोर्ट देना और अपनी सही जगह पर बनाए रखना है। क्या आप जानते हैं, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला और चारों तरफ फैला हुआ ऊतक है। अगर इसकी बनावट की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहला है कोशिकाएं और दूसरा है मैट्रिक्स, जो इन कोशिकाओं के बीच में मौजूद होता है। तो आसान शब्दों में कहें तो यह हमारे शरीर का वो ग्लू या सपोर्ट सिस्टम है जो सब कुछ संभाल कर रखता है। आइए अब समझते हैं कि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली बात, इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से काफी दूर दूर होती हैं, ये आपस में सटी नहीं होती। दूसरी बात, इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें अंतरकोशिकी पदार्थ यानी मैट्रिक्स बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है। तीसरी विशेषता, यह ऊतक हमारे शरीर को एक सही आकार और मजबूती देने का काम करता है। चौथी बात, इनमें रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स सामान्य तौर पर मौजूद होती हैं, जिससे ऊतकों को पोषण मिलता रहता है। और पांचवा मुख्य काम, जैसा कि हमने पहले भी जाना, यह शरीर के अलग अलग अंगों को आपस में जोड़ने का काम बखूबी निभाता है। अब बात करते हैं इसके घटकों की। यह 3 मुख्य चीजों से मिलकर बनता है। कोशिकाएं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स और फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स, गंडा तंतु यानी फाइबर्स जैसे कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। और तीसरा है मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये सभी कोशिकाएं और तंतु मौजूद होते हैं। अब आइए संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के इस डायग्राम को सरल शब्दों में समझते हैं। इस डायग्राम में जो नीले रंग का पूरा आधार दिखाई दे रहा है वह इसका मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स के अंदर सभी कोशिकाएं और तंतु मौजूद होते हैं। यहाँ जो पीले और लाल रंग की लंबी पट्टियां या धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, वे इसके तंतु यानी फाइबर्स हैं। इनमें मजबूती देने वाले कोलेजन फाइबर और लचीलापन देने वाले इलास्टिक फाइबर शामिल हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में अलग अलग प्रकार की महत्वपूर्ण कोशिकाएं बिखरी हुई हैं, जैसे तंतु बनाने वाली फाइब्रोब्लास्ट, रक्षा करने वाली बड़ी मैक्रोफेज और वसा को जमा करने वाली गोल फैट सेल। साथ ही इसमें पोषण पहुंचाने के लिए बारीक रक्त वाहिका, जिसे कैपिलरी कहते हैं, वह भी साफ देखी जा सकती है। संक्षेप में कहें तो यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे मैट्रिक्स, फाइबर्स और कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक की कोशिकाओं यानी सेल्स के बारे में। इस ऊतक में कोशिकाएं एक दूसरे से दूर दूर बिखरी होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली स्थिर कोशिकाएं, जो वहीं रहकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और दूसरी भ्रमणशील कोशिकाएं, जो रक्षा के लिए बाहर से आती हैं। इनमें सबसे मुख्य कोशिका है फाइब्रोब्लास्ट। यह संख्या में सबसे अधिक होती है और इसका आकार अनियमित होता है। इसका सबसे मुख्य काम तंतुओं और मैट्रिक्स का निर्माण करना है। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक की 3 और महत्वपूर्ण कोशिकाओं के बारे में। दूसरा है मैक्रोफेजेस, ये आकार में बड़ी और गतिशील यानी मूवमेंट करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य काम हमारे शरीर की रक्षा करना है। जब भी कोई हानिकारक बैक्टीरिया या मृत कोशिका सामने आती है तो ये उसे निगलकर नष्ट कर देती हैं। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तीसरा है मस्ट सेल्स, ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त वाहिकाओं के पास पाई जाती हैं। जब शरीर में कोई एलर्जी या सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है तो यह उससे लड़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण रसायन छोड़ती हैं। पहला है हिस्टामाइन, यह एलर्जी के समय हमारी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। दूसरा है हिपेरिन, यह एक प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और तीसरा है सेरोटोनिन, इसका काम रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ना होता है। और चौथी कोशिका है फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स, ये गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं जो अपने अंदर वसा की बड़ी बूंदों को जमा करके रखती हैं। इनका मुख्य काम शरीर में ऊर्जा का भंडार बनाना और शरीर का तापमान नियंत्रित रखना है। आइए संयोजी ऊतक के दूसरे घटक तंतु यानी फाइबर्स के बारे में देखते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा बनाए गए प्रोटीन के लंबे और पतले धागे होते हैं जो ऊतक को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स।
अब बात करते हैं संयोजी ऊतक के पहले मुख्य तंतु की, जिसे हम कोलेजन तंतु यानी कोलेजन फाइबर्स कहते हैं। इसकी बनावट की बात करें तो ये सफेद रंग के मोटे और लहरदार बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। ये खास तौर पर कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसकी गुण की बात करें तो ये तंतु अत्यधिक मजबूत होते हैं। इनमें खींचने की क्षमता यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये लचीले नहीं होते। हमारे शरीर में ये सबसे ज्यादा हड्डियों और टेंडन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो उन्हें जबरदस्त मजबूती देते हैं। अब समझते हैं संयोजी ऊतक के दूसरे मुख्य तंतु को, जिसे इलास्टिक तंतु यानी इलास्टिक फाइबर्स कहा जाता है। ये पीले रंग के, पतले और शाखायुक्त यानी ब्रांच्ड होते हैं। ये मुख्य रूप से इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसकी गुण की बात करें तो ये किसी रबर बैंड की तरह बेहद लचीले होते हैं। इन्हें खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं और बल हटाने पर वापस अपने मूल आकार में आ जाते हैं। ये हमारे शरीर के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां लचीलेपन की जरूरत होती है, जैसे कि फेफड़ों, धमनियों की दीवारों और हमारी त्वचा में। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी तंतु की, जिसे रेटिकुलर तंतु यानी रेटिकुलर फाइबर्स कहा जाता है। ये बहुत ही महीन, पतले और आपस में जुड़कर एक जाल यानी नेटवर्क बनाने वाले तंतु होते हैं। ये भी कोलेजन प्रोटीन के ही एक विशेष रूप से बने होते हैं। ये तंतु हमारे शरीर के बेहद नाजुक अंगों को एक आंतरिक सहायक ढांचा यानी स्ट्रोमा प्रदान करते हैं। ये मुख्य रूप से प्लीहा यानी स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स जैसे कोमल अंगों में पाए जाते हैं, ताकि उन्हें अंदर से सहारा मिल सके। अब बात करते हैं संयोजी ऊतक के तीसरे महत्वपूर्ण घटक की, जिसे आधात्री, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कहा जाता है। कोशिकाओं और तंतुओं के बीच के पूरे खाली स्थान में जो अकोशिकीय पदार्थ, नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस, भरा होता है, उसे ही हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स इक्मु क्या है? जब इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन के तंतु यानी फाइबर्स भी शामिल हो जाते हैं, तो इस पूरे संयोजन को सामूहिक रूप से एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि यह ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है और इसके मुख्य कार्य क्या हैं। बनावट की बात करें तो यह पानी, लवण और मुख्य रूप से ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, गैग्स जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड और प्रोटियोग्लाइकेंस से मिलकर बना होता है। यह देखने में एक पारदर्शी चिपचिपा और जेली जैसा माध्यम होता है। इसके कार्य की बात करें तो इसका पहला कार्य कोशिकाओं के लिए एक माध्यम का काम करता है। इसी के जरिए रक्त वाहिकाओं से पोषक तत्व और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अपशिष्ट या बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं। दूसरा कार्य, यह शरीर को बाहरी झटकों से बचाने के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। संयोजी ऊतक की भौतिक अवस्था अलग अलग अंगों में बदलती रहती है। आइए इसे समझते हैं। रक्त में यहाँ मैट्रिक्स पूरी तरह तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सामान्य संयोजी ऊतक में यहाँ यह जेली जैसा या अर्ध तरल सेमी लिक्विड अवस्था में होता है। कार्टिलेज में यहाँ यह ठोस होता है लेकिन काफी लचीला होता है। बोन में कैल्शियम और फास्फोरस जमा होने के कारण यहाँ मैट्रिक्स बहुत ही कठोर और मजबूत हो जाता है। संक्षेप में, मैट्रिक्स की यही बदलती हुई अवस्थाएं हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मजबूती या लचीलापन देती हैं। आइए अब एक क्विक फ्लो चार्ट के जरिए संयोजी ऊतक के सभी संरचनात्मक घटकों को एक साथ दोहरा लेते हैं। यह पूरा सिस्टम मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर काम करता है। कोशिकाओं में फाइब्रोब्लास्ट तंतुओं का निर्माण करती है, मैक्रोफेज रक्षा और भक्षण का काम करती है और मस्त सेल्स जरूरी रसायनों का स्राव करती हैं। तंतु में देखें तो ये 3 प्रकार के धागे हैं। मजबूत और प्रतिरोधी है कोलेजन, अत्यधिक लचीलापन देने वाले हैं इलास्टिक और कोमल अंगों को आंतरिक ढांचा देने वाले हैं रेटिकुलर तंतु। तीसरा है आधात्री या मैट्रिक्स। यह पानी और विशेष प्रोटीन पॉलीसैकेराइड से बना एक विसरण माध्यम है, जो अंगों के बीच की जगह को भरता है। जब ये तीनों घटक यानी आधात्री, तंतु और कोशिकाएं आपस में एक निश्चित संगठन में मिल जाते हैं, तो हमारे शरीर का एक संपूर्ण और मजबूत संयोजी ऊतक तैयार होता है। अब हम संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के वर्गीकरण को समझेंगे। संरचना और कार्य के आधार पर संयोजी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संयोजी ऊतक उचित यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा, कंकालीय संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा, द्रव संयोजी ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम विशेष रूप से पहले 2 प्रकारों यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1, सबसे पहले समझते हैं संयोजी ऊतक उचित यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। इसे आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एरियोलर ऊतक आता है, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और घाव भरने में मदद करता है।
दूसरा है वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू, जो शरीर में फैट यानी वसा का संग्रह करता है और तापमान नियंत्रित रखता है। दूसरा है सघन संयोजी ऊतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो मुख्य भाग है, पहला कंडरा यानी टेंडन जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और दूसरा स्नायु बंधन यानी लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार कंकालीय संयोजी ऊतक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पर। यह हमारे शरीर को ढांचा, सहारा और मजबूती देने का काम करता है। इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं। पहला है उपास्थि यानी कार्टिलेज, यह लचीला और दृढ़ होता है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। यह हमारे नाक, कान और श्वास नली के सिरों पर मौजूद होता है। दूसरा है अस्थि यानी बोन, यह कैल्शियम और फास्फोरस को जमा करके हमारे शरीर को एक सॉलिड आकार देती है और कोमल आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। तो ये थे संयोजी ऊतक के वो दो प्रमुख प्रकार जो हमारे शरीर की बनावट के लिए सबसे आवश्यक हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं हमारे पहले मुख्य प्रकार यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ढीला या शिथिल संयोजी ऊतक लूज कनेक्टिव टिश्यू डंडा। इस ऊतक के नाम के मुताबिक ही इसमें कोशिकाएं और तंतु तरल या अर्ध तरल मैट्रिक्स में बहुत ढीले ढाले ढंग से व्यवस्थित होते हैं। यह हमारे शरीर में सबसे व्यापक रूप से यानी सबसे ज्यादा फैला होता है। कोलोन अध्ययन की आसानी के लिए इसे आगे 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिन्हें हम एक एक करके आगे समझेंगे। आइए अब एक ही टेबल के माध्यम से शिथिल संयोजी ऊतक के तीनों प्रकारों एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर ऊतक को आसानी से तुलना करके समझते हैं। पहला है एरियोलर ऊतक। देखते हैं इसकी संरचना। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मस्ट सेल्स जैसी कोशिकाएं ढीले मैट्रिक्स में बिखरी होती हैं। यह शरीर के अंगों, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास पाया जाता है। अंगों को आपस में जोड़ना, सहारा देना और पोषण पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा है एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक। यह मुख्य रूप से वसा संचय करने वाली कोशिकाओं यानी एडिपोसाइट से बना होता है। यह हमारी त्वचा के नीचे, पेट के आसपास और किडनी के चारों ओर मौजूद होता है। यह वसा के रूप में ऊर्जा स्टोर करता है और शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए इंसुलेशन का काम करता है। तीसरा है रेटिकुलर ऊतक। इसमें बहुत ही बारीक रेटिकुलर तंतुओं का एक नाजुक जाल होता है। यह विशेष रूप से हमारे प्लीहा, लिवर और लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। यह कोमल और नाजुक अंगों को अंदर से एक सहायक ढांचा स्ट्रोमा देता है। संक्षेप में कहें तो ये तीनों मिलकर ढीले संयोजी ऊतक का निर्माण करते हैं, जो सुरक्षा, ऊर्जा संचय और सहारा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दूसरे उपप्रकार को समझते हैं, जिसे सघन संयोजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इस ऊतक में तंतु, जो कि मुख्य रूप से कोलेजन तंतु होते हैं, और कोशिकाएं बहुत ही सघनता यानी मजबूती और घने रूप से आपस में भरे होते हैं। घने तंतुओं की अधिकता के कारण इसमें आधात्री या मैट्रिक्स की मात्रा बहुत कम होती है। अध्ययन की सरलता के लिए इसे भी आगे 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, जिन्हें हम अगली स्लाइड में विस्तार से देखेंगे। आइए सघन संयोजी ऊतक के दोनों प्रकारों को बिल्कुल सीधे शब्दों में समझते हैं। पहला है सघन नियमित ऊतक। इसमें कोलेजन तंतु एक निश्चित और समानांतर कतारों में सजे होते हैं। यह हमारे टेंडन और लिगामेंट्स में पाया जाता है, जो जोड़ों को मजबूती और स्थिरता देता है। दूसरा है सघन अनियमित ऊतक। इसमें तंतु किसी एक दिशा में न होकर अलग अलग दिशाओं में बिखरे होते हैं। यह हमारी त्वचा की डर्मिस परत में पाया जाता है और अंगों को हर दिशा से खिंचाव झेलने की ताकत देता है। यानी जहां नियमित ऊतक एक निश्चित दिशा में मजबूती देता है, वहीं अनियमित ऊतक त्वचा को हर तरफ से लचीला और मजबूत बनाए रखता है। आइए जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के मुख्य कार्यों के बारे में। इसका पहला काम है अंगों को जोड़ना। यह टेंडन्स की मदद से मांसपेशियों को हड्डियों से और लिगामेंट्स की मदद से हड्डियों को आपस में जोड़ता है। दूसरा कार्य है पैकेजिंग और सहारा। यह अंगों के बीच के खाली स्थान को भरकर उन्हें अपनी सही जगह पर स्थिर रखता है। तीसरा कार्य है ऊर्जा का संचय और सुरक्षा। इसमें मौजूद वसा यानी फैट ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। इसकी कोशिकाएं बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़कर शरीर की रक्षा करती हैं। और पांचवा कार्य है घाव भरना। चोट लगने पर यह ऊतकों की मरम्मत करने में मदद करता है। आइए अब संयोजी ऊतक के दूसरे मुख्य प्रकार को समझते हैं, जिसे कंकाल संयोजी ऊतक यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। यह हमारे शरीर का एक मुख्य सहायक ढांचा यानी सपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करता है।
इसका मुख्य काम शरीर को एक निश्चित आकार देना, अंदरूनी और नाजुक अंगों की रक्षा करना और हमारे चलने फिरने यानी लोकोमोशन में मदद करना है। इस ऊतक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका मैट्रिक्स बहुत ही कठोर और ठोस होता है, जिसके अंदर इसकी कोशिकाएं और फाइबर धंसे रहते हैं। कार्य और कठोरता के आधार पर इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, अस्थि यानी बोन और उपास्थि यानी कार्टिलेज। इन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। कंकाल संयोजी ऊतक के पहले महत्वपूर्ण भाग अस्थि यानी हड्डी के बारे में जानेंगे। अस्थि हमारे शरीर का सबसे कठोर और सबसे मजबूत ऊतक है। इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि यह अत्यधिक संवहनी होता है, यानी इसमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है, जिससे इसे पोषण मिलता है। अगर इसके मैट्रिक्स की बात करें तो यह बहुत ही कठोर और ठोस होता है। इसमें ओस्टियोम्यूकोइड प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम जैसे अकार्बनिक लवण जमा होते हैं। इन्हीं लवणों की वजह से हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं। साथ ही इसमें ओसीन नाम का प्रोटीन भी पाया जाता है। आइए अब हड्डी की आंतरिक कोशिकाओं और इसकी बनावट को बिल्कुल सीधे शब्दों में समझते हैं। हड्डी की जीवित कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे खाली स्थानों में मौजूद होती हैं, जिन्हें लेकुनी कहते हैं। अगर इसकी बनावट को देखें तो स्तनधारियों यानी मैमल्स की हड्डियों में एक विशेष सिस्टम पाया जाता है, जिसे हेबर्सियन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर बहुत बारीक नलिकाएं होती हैं, जिनसे होकर रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुजरती हैं, जो हड्डियों को अंदर से पोषण देती हैं। आइए अब समझते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों के मुख्य कार्य क्या हैं। पहला कार्य है शरीर को एक निश्चित रूप और मजबूत ढांचा प्रदान करना। हड्डियों के बिना हमारा शरीर अपना आकार नहीं बनाए रख सकता। दूसरा, यह सुरक्षा कवच का काम करती है। यह हमारे मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय जैसे अत्यंत कोमल अंगों की बाहरी चोटों से रक्षा करती है। तीसरा, हड्डियां मांसपेशियों को जुड़ने के लिए स्थान देती हैं, जिससे शरीर में गति संभव हो पाती है और हम चल फिर सकते हैं। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है रक्त का निर्माण। लंबी हड्डियों के खोखले भाग में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है, जहां लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। आइए इस चित्र के माध्यम से हड्डी यानी अस्थि की आंतरिक संरचना और उसके ऊतक विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारी लंबी हड्डियों जैसे फीमर यानी जांघ की हड्डी के जोड़ों पर उपास्थि और सिनोवियल द्रव मौजूद होता है, जो जोड़ों को लचीलापन और चिकनाई प्रदान करता है। जब हम हड्डी के आंतरिक भाग को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी सबसे बाहरी परत को अस्थि परिधीय झिल्ली यानी पेरियोस्टियम कहा जाता है। हड्डी का मुख्य मैट्रिक्स गोलाकार छल्लों के रूप में व्यवस्थित होता है, जिन्हें लेमिला कहते हैं। इनके बीच में एक केंद्रीय नलिका होती है, जिसे हेबर्सियन तंत्र या हेबर्सियन कैनाल कहा जाता है। इसी से होकर रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं गुजरती हैं। मैट्रिक्स के भीतर छोटे छोटे स्थान होते हैं, जिन्हें लेकुना या गर्तिका कहते हैं। इन लेकुना के अंदर अस्थि कोशिकाएं यानी ऑस्टियोसाइट्स उपस्थित रहती हैं। ये कोशिकाएं आपस में सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिन्हें कैनालिकुली कहते हैं। इसके अलावा हड्डी में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। पहली है अस्थि निर्माता कोशिका यानी ऑस्टियोब्लास्ट, जो नई हड्डी का निर्माण करती है। दूसरी है अस्थि शोषक कोशिका यानी ऑस्टियोक्लास्ट, जो पुरानी या क्षतिग्रस्त हड्डी को हटाने का कार्य करती है। इस प्रकार हड्डी एक जीवित, मजबूत और निरंतर परिवर्तनशील ऊतक है। आइए अब कंकालीय संयोजी ऊतक के दूसरे महत्वपूर्ण भाग यानी उपास्थि को समझते हैं। उपलास्थि एक ठोस लेकिन बेहद लचीला संयोजी ऊतक होता है। हड्डियों की तुलना में यह काफी नरम होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स पूरी तरह से सघन या कैल्सिफाइड नहीं होता। इसकी एक खास बात यह भी है कि इसमें रक्त वाहिकाओं की सीधी आपूर्ति नहीं होती है। अगर इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसका आधात्री यानी मैट्रिक्स काफी लचीला और लचदार होता है। यह मुख्य रूप से कॉन्ड्रिन नाम के प्रोटीन से बना होता है, जो इसे यह विशेष लचीलापन देता है। हमारे कान का बाहरी हिस्सा और नाक की नोक इसी उपास्थि से बने होते हैं। उपास्थि की जीवित कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं मैट्रिक्स के भीतर बने छोटे छोटे खाली स्थानों में पाई जाती हैं, जिन्हें लेकुनी कहते हैं। खास बात यह है कि ये कोशिकाएं अक्सर लेकुनी के अंदर जोड़ों में यानी दो दो या समूहों में एक साथ मौजूद होती हैं। इसके अलावा उपास्थि को बाहर से सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ एक विशेष सुरक्षात्मक परत या मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस बाहरी कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, जो इसे मजबूती और सुरक्षा देती है। आइए इस चित्र के माध्यम से उपास्थि यानी कार्टिलेज की संरचना को आसान भाषा में समझते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारी लंबी हड्डियों जैसे फीमर यानी जांघ की हड्डी के जोड़ों के सिरों पर कार्टिलेज उपस्थित होता है।
यह एक चिकना, लचीला और मजबूत संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जोड़ों के बीच सिनोवियल द्रव पाया जाता है जो चिकनाई प्रदान करके गति को आसान बनाता है। जब हम कार्टिलेज की सूक्ष्म संरचना को देखते हैं तो इसकी सबसे बाहरी परत को पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। यह उपास्थि को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। कार्टिलेज का मुख्य भाग मैट्रिक्स कहलाता है जो अर्ध ठोस और लचीला होता है। इसी मैट्रिक्स में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो मजबूती और सहारा प्रदान करते हैं। मैट्रिक्स के भीतर छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें लेकुना कहा जाता है। इन लेकुना के अंदर उपास्थि कोशिकाएं यानी कॉन्ड्रोसाइट्स उपस्थित रहती हैं। यही कोशिकाएं उपास्थि का निर्माण और रखरखाव करती हैं। इस प्रकार कार्टिलेज शरीर को लचीलापन, सहारा और जोड़ों में सुचारू गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जंतु ऊतक के अंतर्गत कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में विस्तार से जाना। अगले पार्ट 3 में हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी रक्त, ब्लड और लसीका, लिम्फ के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।